हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश समरिया शेखावाटी डिफेंस अकेडमी में इंग्लिश के फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ। लॉकडाउन की वजह से हमारे संस्थान ने श्रीमान राजेश दहिया जी के निर्देशन में ऑनलाइन क्लासेस करना शुरू किया है और इसमें हमारी संस्थान रेगुलर इंग्लिश, जीके, फिजिक्स, रीजनिंग आदि की क्लासें रेगुलर देती रहेगी। श्रीमान राजेश दहिया जी के निर्देशन में रेगुलर क्लासों का मार्गदर्शन दिया जा रहा है और जो छात्र इससे वंचित रह गए हैं उनको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। ये हमारा पहला वीडियो जारी किया जा रहा है जिसमें हम एक छोटे से टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर, जिसके अंदर काफ़ी कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉर्मल क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व किए जा सकते हैं जिसमें आप छोटे छोटे ट्रिक्स के माध्यम से देख पाओगे कि हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यू हैड बेटर ब्लैंक विद मी फॉर ए फ्यू डेज। जानकारी होगी आपको, ये वर्ड आपको दिखाई देगा हेड बेटर। आप ध्यान देना, जैसे हेड बेटर है, ये आपका हेड बेटर, आपका लेट, आपका मेक, आपका वर्क्स और इसी तरीके से एक्सेप्ट और बट आदि शब्द यदि आपको दिखाई देते हैं तो इन वर्ब्स के बाद में वेर इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। वेर इंफिनिटिव का मतलब होता है विदाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। जब भी आपको सेंटेंस में हेड बेटर, लेट, मेक, वर्क्स, एक्सेप्ट, बट आदि वर्ब्स या वर्ड दिखाई दें तो इनके बाद में डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। लेकिन ध्यान देना, मेक और वाच वर्ब ऐसी वर्ब हैं जिनका एक्टिव पोजीशन में वेर इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि इनका पैसिव बनाया जाता है तो पैसिव कंडीशन में इनके साथ में टू इंफिनिटिव का यूज करते हैं। एक्टिव पोजीशन मेक और वॉच वर्ब के बाद यदि एक्टिव सेंटेंस होता है तो उस कंडीशन में इसके साथ में हम वेर इंफिनिटिव का यूज करते हैं, लेकिन यदि पैसिव कंडीशन में इस प्रकार का कोई सेंटेंस आता है तो उस कंडीशन पे अपन इसके साथ में टू इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस में हेड बेटर के कारण से यहाँ जो आंसर होगा वो आपका स्टे आ जाएगा। टू स्टे नहीं आ सकता, स्टेइंग नहीं आ सकता, स्टेड नहीं आ सकता है। आपको ध्यान रहेगा, नॉन फाइनाइट वर्ब में जो मूल रूप से नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है वो तीन तरीके से होती है, जिसको अपन जेरेंट कह सकते हैं, जिनको पार्टिसिपल कह सकते हैं और जिनको इन्फिनिटिव कह सकते हैं। इन्फिनिटिव की जो बात है इसमें दो तरीके माने जा सकते हैं, वेर इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव या फुल इन्फिनिटिव जिसको कहा जा सकता है। यहाँ जो हेड बेटर इसके साथ में वेर इन्फिनिटिव सेंटेंस का यूज किया, वेर इन्फिनिटिव वर्ब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है, नेताजी इज बिलीव्ड इन एयर क्रेश। अमूमन आपको जानकारी होगी कि एक वर्ब के बाद में सेंटेंस में दूसरी जब वर्ब यूज की जाती है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन एक नियम काम करता है कि जब सेंटेंस के अंदर इंफिनिटिव वाली क्रिया प्रिंसिपल वर्ब से पहले की होती है, दोबारा देखना, जब सेंटेंस में इंफिनिटिव वाली क्रिया प्रिंसिपल वर्ब से पहले की होती है, ये कह रहा नेताजी इज बिलीव्ड, नेताजी का विश्वास किया जाता है कि वो वायु दुर्घटना में मारी गई, तो वो वायु दुर्घटना में मारे पहले गए या विश्वास पहले कर लिया। इस शर्त पे देखते हैं तो अपन देखते हैं कि नेताजी इज बिलीव्ड ब्लैंक स्पेस इन एयर क्रेश। तो एयर क्रेश जो घटना घटी है वो बिलीव करने से पहले की, इसलिए सेंटेंस में इस प्रकार की स्थिति जब भी नजर आती है तो परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज किया जाता है। परफेक्ट इंफिनिटिव का मतलब होता है टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जानकारी रहे, जब सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब इन्फिनिटिव से पहले की होती है
इंफिनिटिव वाली क्रिया प्रिंसिपल वर्ब से पहले की होती है तो उस कंडीशन में परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस का जो आंसर होगा वो टू हैव डाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा जो सेंटेंस आप देखेगा, ही नेवर माइंड्स ब्लैंक द डिजर्विंग पर्सन, ही नेवर माइंड्स द डिजर्विंग पर्सन। तो आप ध्यान देना, एक वर्ब दिखाई दे रही है आपको माइंड्स, जैसे वर्ब है आपकी अवॉइड, जैसे वर्ब है आपकी माइंड, जैसे डिसलाइक, जैसे पोस्टपोन, जैसे डिनाई, जैसे प्रीफर, जैसे इट इज नो यूज और जैसे इट इज नो गुड। ध्यान देने की बात है, अवॉइड है, माइंड है, पोस्टपोन है, डिनाई है, प्रीफर, इट इज नो यूज, इट इज नो गुड आदि शब्द यदि सेंटेंस में दिखते हैं तो उन सेंटेंस के बाद में जेरेंड का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी वर्ब हैं? अवॉइड, माइंड, डिसलाइक, प्रीफर, पोस्टपोन, डिनाई, इट इज नो यूज और इट इज नो गुड आदि सेंटेंस में यदि दिखाई दें और उनके बाद में आपको नॉन फाइनाइट वर्ब का कोई ऑप्शन आता है तो उस कंडीशन में नॉन फाइनाइट कंडीशन की जो वर्ब जब आपको यूज करनी होती है तो हमेशा ही इन क्रियाओं के साथ में जेरेंड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, आई हैव लुक फॉरवर्ड टू। शब्द दिया गया है आपको लुक फॉरवर्ड टू। ध्यान देने की बात है कि इसी प्रकार का एक प्रश्न जैसे अपन ने ऊपर वाले सेंटेंस में वर्ब को ध्यान में रखा, उसी तरीके से एक वर्ब यहां दिखाई गई है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू अमूमन ऐसा नजर लगेगा कि लुक फॉरवर्ड टू जहां दिखाई दे रहा है, जब टू दिखाई देता है तो अमूमन दिमाग में यही प्रश्न आता है, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। लेकिन लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू या यूज टू, ध्यान देना यूज टू जो प्रश्न है, ये जो वर्ब लिखी पड़ी है यूज टू, ये मॉडल के रूप में नहीं होनी चाहिए। किस रूप में नहीं होनी चाहिए? मॉडल के रूप में। इसका प्रयोग है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यदि होता है तो इसके साथ में आने वाले, या आप कहो लुक फॉरवर्ड टू है, एडिक्टेड टू है या फिर यूज टू है, इनके साथ में जो वर्ब इस्तेमाल की जाती है वो हमेशा जेरेंड इस्तेमाल की जाती है। जेरेंड का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना। लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, यूज टू। फिर यूज टू जो स्थिति है वो यूज टू एज ए मॉडल के रूप में नहीं होना चाहिए। यदि मॉडल के रूप में हुआ तो उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। मॉडल के रूप में होने पर इसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यूज टू जब थर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल होती है तो उसके साथ में आने वाले जो वर्ब होती है वो हमेशा ही जेरेंड का प्रयोग लेकर के आती है। यहाँ जो सेंटेंस लिखा पड़ा है आई हैव लुक फॉरवर्ड टू, तो यहाँ टू के कारण से हम सीधी बेस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसके साथ ही जेरेंड का प्रयोग कर पाएंगे। तो आई हैव लुक फॉरवर्ड टू बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रोटरी क्लब। इसी नियम के ऊपर आधारित आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अभी हमने बात किया था कि यूज टू के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यूज टू जब वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होता है तो उसके साथ में किसका प्रयोग करते हैं? जेरेंड का प्रयोग करते हैं। और यूज टू एज ए मॉडल के रूप में इस्तेमाल होता है तो उसके साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इसके पैटर्न में यदि हम दूसरा सेंटेंस देखें, यदि यही सेंटेंस पेपर में ऐसे आ जाए ही यूज्ड टू ब्लैंक स्पेस प्ले क्रिकेट, तो देखिए थोड़ा बहुत अंतर है यहाँ, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा डिस्प्यूट कर देता है। यहाँ इज के कारण से ये सेंटेंस पैसिव कंडीशन के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ यूज टू सब्जेक्ट के तुरंत बाद इस्तेमाल किया गया, तो इसका मतलब ये एचवी के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। तो यहाँ ही यूज टू, तो यूज टू के बाद में जो इस्तेमाल किया जाता है और यूज टू के जो बाद में इस्तेमाल किया जाता है वो क्या सब काम मिले अपन। यहाँ यूज टू किस रूप में इस्तेमाल किया गया है कि इज के साथ में यूज टू इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब यहाँ यूज टू वर्ब की थर्ड फॉर्म है।
यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज टू का इस्तेमाल किया गया, तो इसका मतलब ये सेंटेंस के अंदर मॉडल के रूप में कार्यरत है। तो जब ये यूज टू थर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल होता है तो इस नियम के अकॉर्डिंग इसके साथ में जेड का प्रयोग करते हैं, और जब जेड का प्रयोग करते हैं तो यहाँ प्ले के साथ में कौन सी वर्ब इस्तेमाल कर देंगे, अपन प्लेइंग का प्रयोग कर देंगे। लेकिन यहाँ ही यूज टू के एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल होने के कारण से यहाँ किसका प्रयोग कर पाएंगे, प्ले का प्रयोग कर पाएंगे। उसके बाद में दूसरा जो तरीका पेपर में आता है वो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जिसके अंदर 4 ऑप्शन देंगे ए बी सी, और चौथा जो ऑप्शन होगा वो आपका डी नो ईयर का हो सकता है। यहाँ आपको लिखा है डू यू नो टू स्विम, यहाँ एक वर्ब लिखी पड़ी है नो, और यहाँ ये टू सो स्विम लिखा पड़ा है, ये इंफिनिटिव का प्रयोग किया गया है। तो आपको जानकारी होगी कि जब सेंटेंस के अंदर आपको ये वर्ब दिखाई दे, नो वर्ब दिखाई दे, आपको टीच वर्ब दिखाई दे, आपको एक्सप्लेन वर्ब दिखाई दे, नो टीच एक्सप्लेन आदि वर्ब यदि सेंटेंस में हो, और उनके साथ में यदि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसका काम करती हो, ऑब्जेक्ट का काम करती हो, नो टीच एक्सप्लेन आदि वर्ब यदि अपने ऑब्जेक्ट के रूप में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज लेती हैं, तो उस कंडीशन पे उसके तुरंत पहले अपने को हाउ का प्रयोग करना पड़ता है। ये देखिए कह रहा है डू यू नो, तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, ये सेंटेंस में वर्ब हो गई, और ये जो टू स्विम जो लिखा पड़ा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इंफिनिटिव जो फुल इंफिनिटिव हो सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जब फुल इंफिनिटिव सेंटेंस में या पेयर इंफिनिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है और आपको वहां नो टीच एक्सप्लेन आदि वर्ब दिखाई देती हैं, तो उस कंडीशन पे उससे पहले हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, हाउ शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ सी पार्ट में गलती हो गया, और यहाँ आपको कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाउ शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार से सेंटेंस हुआ डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ टू स्विम। इस प्रकार से सेंटेंस अपने आप में सही हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ही एडवाइज्ड मी टू इमीडिएटली कंसल्ट ए डॉक्टर। ये एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल को फॉलो कर रहा है। ये कह रहा है देखिए ही एडवाइज्ड मी, अपन जानते हैं कि एडवाइस है इस प्रकार की जो वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, तो उसके साथ में जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का निर्माण करके अपन पूरे सेंटेंस को बना लेते हैं। लेकिन ये क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लिखी पड़ी है, टू कंसल्ट लिखा हुआ है, और कंसल्ट के बीच में जो शब्द लिखा पड़ा है ये इमीडिएटली है। इसका मतलब हो गया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये इंफिनिटिव है, और इंफिनिटिव के बीच में इसने किसको बैठा रखा है, एडवर्ब का। तो ये एक नियम होता है कि इंफिनिटिव को स्प्लिट नहीं किया जा सकता किसी एडवर्ब से, और यदि इंफिनिटिव को स्प्लिट कर दिया जाता है तो सेंटेंस एग्जाम की दृष्टि से या ग्रामेटिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। तो इस कंडीशन पे यदि सेंटेंस को ठीक किया जाए तो ही एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली, अर्थात ये जो इमीडिएटली शब्द है ये एडवर्ब है, और इस एडवर्ब को कहां लिखना पड़ेगा, सेंटेंस के लास्ट में यहां लिखना पड़ेगा। ही एडवाइज्ड मी टू इमीडिएटली कंसल्ट ए डॉक्टर की जगह लिखना पड़ेगा ही एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली। क्यों, क्योंकि इंफिनिटिव को क्या नहीं किया जा सकता, स्प्लिट नहीं किया जा सकता। यदि इंफिनिटिव को स्प्लिट कर दिया जाता तो सेंटेंस अपनी स्थिति से गलत हो जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है ही गेव मी ए पेन टू राइट। ध्यान देने की बात है कि जब सेंटेंस के एंड में आपको इंफिनिटिव दिखाई दे, सेंटेंस के एंड में आपको क्या दिखाई दे, इंफिनिटिव, तो इस इंफिनिटिव को पूरा करने के लिए इसके प्लस में उपयुक्त जो प्रेपोजिशन होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। ये कह रहा कि आई गेव हिम ए पेन टू राइट, मतलब लिखने के लिए, किससे, पेन से। तो यहाँ सेंटेंस के लास्ट में जब किसी वस्तु को उपकरण के रूप में काम किया जाता है तो उसके साथ में हम कौन सी प्रेपोजिशन काम में लेते हैं, विद प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। यहाँ देखिए एक पर्सन के ऊपर अपना डिस्कस हुआ था, अपने कहा था कि ये जो पहला रूल है हेड बेटर या फिर आप कहो अवॉइड हेड बेटर का रूल जब हमने अनुसरण किया था तो इसमें वुड रादर का प्रयोग भी हमने देखा था,
और इसके साथ में हमने आपको वर्ब बताई थी, लेट थी, मेक थी, वॉच थी, इनके साथ में बेयर इंफिनिटिव का यूज करना सीखा था। लेकिन मैंने आपको बताया था, एक तो आपको वॉच वर्ब बताई थी और एक मेक वर्ब बताई थी। इस वॉच और मेक वर्ब के बाद में एक्टिव वॉइस में किसका प्रयोग करना पड़ता है? एक्टिव वॉइस में बेयर इंफिनिटिव का। बेयर इंफिनिटिव का मतलब होता है डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जैसे देखिए, ही मेड मी लाफ, ये सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग मतलब ग्रामेटिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग सही है। ये देखिए, ही मेड मी लाफ, तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, ये सेंटेंस में वर्ब हो गई, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो शब्द लिखा है वर्ब के रूप में, तो ये बेयर इंफिनिटिव है। तो मेक वर्ब के बाद में किसका प्रयोग करना होता है? बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करना होता है। लेकिन यही सेंटेंस यदि पेपर में इस प्रकार से दे दे, आई वॉज मेड ब्लैंक स्पेस, और ये आपसे वर्ब लिख दे लाफ बाय हिम, और आपसे ये लाफ वर्ब करवाता है, तो आप ध्यान देना, आई वॉज मेड, तो ये सेंटेंस में कैसे यूज हो गया? तो नियमानुसार जैसे आपको एक ऑप्शन पे दे दे टू लाफ, एक आपको ऑप्शन दे दे लाफ, एक आपको ऑप्शन दे दे लाफिंग, और एक आपको ऑप्शन दे दे अकेला लाफ। अभी अपन नियम पढ़ के आए हैं, हमने बात किया था, जैसे देखिए लेट वर्ब, मेक वर्ब, वॉच वर्ब और हेड वेटर, एक्सेप्ट, बट आदि वर्ब्स के बाद में डायरेक्ट यदि वर्ब इस्तेमाल करनी पड़ती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। लेकिन हमने क्या कहा कि पैसिव कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन पे पैसिव जब मेक वर्ब पैसिव वॉइस में इस्तेमाल हो जाती है तो इसके साथ में हम किसका प्रयोग कर पाते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर पाते हैं। तो यदि मेक और वाच वर्ब एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होती है तो इनके साथ में बेयर इंफिनिटिव अर्थात विदाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यही शब्द यदि पैसिव वॉइस सेंटेंस में इस्तेमाल की जाती है वर्ब मेक वर्ब, तो इसका निर्माण करते समय इसके पैसिव के रूप में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारी इस प्रकार से 8 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस हुआ है, और जिनके ऊपर हमने नॉन फाइनाइट वर्ब को डिफाइन नहीं किया, केवल क्वेश्चन के मार्फत हमने आज इसकी शुरुआत की है। आगे अपनी जो क्लासेस रहेंगी उसमें निरंतर प्रत्येक टॉपिक के ऊपर कक्षा के डिस्कस रहेगा, और कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर लाइव भी करने का प्रयास करेंगे राजेश जी, दैया जी, क्योंकि अपने संस्थान से आपको जानकारी होगी कि पिछले 13 साल से हमारे संस्थान से पिछले 15 साल से हमारे संस्थान से प्रति वर्ष 100 प्लस कैंडिडेट क्या होते हैं, सिलेक्ट होते हैं। और मैं नहीं चाहता कि इस साल भी इस लॉकडाउन की वजह से एक बहुत बड़ी महामारी है जिसके कारण से हमारे ऊपर बहुत बड़ी समस्या आई है। इस समस्या को क्लास के मार्फत तो हम दूर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रोजाना इस प्रकार के वीडियोस दे करके हम प्रत्येक टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। हमारे अन्य साथी अध्यापकगण रेगुलर आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और अपना शेखावाटी डिफेंस एकेडमी जिसके अंदर अपना यूट्यूब चैनल चल रहा है, जिसके ऊपर आपको जा करके वीडियो देखने हैं और अपने एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करना है, क्योंकि हम यहाँ जो क्लासेस फिलहाल कर रहे हैं वो केवल नेवी एयरफोर्स को ध्यान में रख के कर रहे हैं, और रेगुलर इस प्रकार से हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। नमस्कार दोस्तों।